तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एल इन्फर्नो 2 नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाली है। इसका जो एक जैसे पार्ट 1 है वो बड़ा सुपर डुपर हिट रहा था, और हिंदी टाइटल की बात की जाए तो हेल नाम से इसे जाना जाता है। स्पेनिश टाइटल मैंने आपको बताया दिया है। तो इसी पार्ट के यानी इसी मूवी के अगले पार्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, पार्ट 2 के बारे में। तो पूरी जानकारी आपको बताया गया इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो उसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। हेल स्पेनिश एल इन्फियर्नो 2010 की मैक्सिकन न्यू वेस्टर्न ब्लैक कॉमेडी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण बैंडिडोस फिल्म्स द्वारा किया गया है और लुइस एस्ट्राडा द्वारा निर्देशित है, जो लालेडे हेरोड्स की लाइन पर आधारित है। ड्रग तस्करी, संगठित अपराध और मैक्सिकन ड्रग युद्ध के बारे में एक राजनीतिक व्यंग्य। इस फिल्म को कुछ ग्राफिक हिंसा और स्पष्ट यौन सामग्री के लिए MPAA द्वारा NC-17 रेटिंग मिली। 3. एल इन्फियर्नो को मेक्सिको में आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह की सफलता मिली। और इसे 25वें गोया पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ स्पेनिश भाषा की विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया। फिल्म को मुख्य रूप से मैक्सिकन दर्शकों द्वारा एक पंथ का आनंद मिला है। कथानक कहानी बेंजामिन गार्सिया से शुरू होती है, जिसका उपनाम बेनी डेमियन अल्काजर है, जो अपनी मां और छोटे भाई को अलविदा कहकर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करता है। 20 साल बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया जाता है, जहां उसे एक निराशाजनक वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, जहां ड्रग्स पर युद्ध के परिणामस्वरूप आर्थिक संकट और अपराध और हिंसा की लहर देश में फैल जाती है। उसकी मां और गॉडफादर बेनी को बताते हैं कि उसके छोटे भाई की अजीब परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी, जिससे उसकी पत्नी और बेटा अलग हो गए थे। कुछ समय बाद बेनी उनसे मिलता है और विधवा ग्वाडालूप सोलिस एलिजाबेथ सर्वेंट्स की ओर आकर्षित होता है। अपने भाई की कब्र के सामने उसकी और उसके भतीजे की मदद करने का वादा करता है। कुछ समय बाद वह अपने बचपन के दोस्त यूफेमियो एल कोचलोको माता जोआक्विन कोसियो से मिलता है, जो एक ड्रग कार्टेल का हिस्सा बन गया है। इस बारे में बात करते हुए उसे पता चलता है कि उसका भाई उसके साथ लॉस रेस डेल नोर्टे कार्टेल में काम करता था, जिसे पेड्रो एल डियाब्लो गार्सिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसे प्रतिद्वंद्वी कार्टेल लॉस पंचोस ने मार डाला। कुछ दिनों बाद बेनी, जो अब ग्वाडालूप के साथ रिश्ते में है, खुद को मुसीबत में पाता है जब उसे पता चलता है कि उसके भतीजे को डकैती के लिए गिरफ्तार किया गया था और उसे केवल 50,000 पेसो 2010 में लगभग 4,000 अमेरिकी डॉलर की रिश्वत के साथ रिहा किया जाएगा। बेनी कोचलोको से मदद मांगता है और कार्टेल में शामिल होना स्वीकार करता है, जहां उसकी मुलाकात बॉस डॉन जोस रेयस, अनेस्टो गोमेज क्रूज और उसके बेटे जेसुस एल जेआर रेयस से होती है। उसे कार्टेल में स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन नियमों के बारे में याद दिलाने से पहले नहीं, ईमानदारी, वफादारी और पूर्ण चुप्पी। बेनी संतुष्ट लगता है, लेकिन संघीय पुलिस के लिए मुखबिर रहे ला कुकाराचा की यातना और हत्या को देखने के बाद उसे उन भयावहताओं के सामने खुद पर संदेह होने लगता है जो उसे करनी होंगी। इसके बावजूद ग्वाडालूप उसे रहने के लिए मना लेता है, यह दावा करते हुए कि वे भूख से मरने के अलावा किसी भी चीज के आदी हो सकते हैं। इसके बाद बेनी कार्टेल में अनुकूलन और प्रगति करना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही प्रतिद्वंद्वी कार्टेल मजबूत हो जाता है और एक बड़ा विवाद शुरू हो जाता है, जिसके लिए लॉस रेस पूर्व सैन्य भाड़े के सैनिकों को नए सदस्यों के रूप में नियुक्त करता है। जेआर उन्हें 3 समूहों में विभाजित करता है और उन्हें अलग अलग मिशन देता है। जल्द ही बेनी को कोचलोको से एक कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि वह मुसीबत में है। किसी ने उन्हें धोखा दिया था और प्रतिद्वंद्वी कार्टेल को उनका स्थान बता दिया था, जिसमें जेआर को घात लगाकर मार दिया गया था, क्योंकि वह 2 भाड़े के सैनिकों के साथ यौन संबंध बना रहा था। चूंकि जेआर शायद अपने पिता से अपनी समलैंगिकता को छिपा रहा था, इसलिए कोचलोको ने डॉन जोस से उसकी मौत के बारे में झूठ बोलने का फैसला किया, जिससे उसे अपने अधीनस्थ की वफादारी पर संदेह हुआ। अंतिम संस्कार के दिन डॉन जोस अविश्वास और आक्रोश के साथ कोचलोको को देखता है, जिसे वह अपने बेटे की मौत का दोषी मानता है। फिर वह एल सर्जेंटो
नामक एक अन्य सदस्य को कोचलोको के सबसे बड़े बेटे को मारने का आदेश देता है। क्रोध से भरा हुआ बाद वाला बदला लेने के लिए डॉन जोस के खिलाफ जाता है, लेकिन अपने प्रयास में स्क्रीन पर मर जाता है। इन सबके बाद डॉन जोस अपने भाई डॉन फ्रांसिस्को पंचो रेयस, अपने भतीजे लॉस पंचोस और अपने बेटे के दस्ते का पता बताने वाले को मारने के लिए शेष सदस्यों को एक बड़ा इनाम देता है। वे प्रतिद्वंद्वी कार्टेल का वध करते हैं और पाते हैं कि गद्दार उसी शहर का एक युवक था, बेंजामिन एल डायब्लिटो गार्सिया, बेनी का भतीजा, लेकिन अन्य सदस्य उसे पहचान नहीं पाते। गुस्से और घबराहट में बेनी अपने भतीजे से उसके कारणों के बारे में पूछता है, जो आंसुओं में कबूल करता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता चला कि यह लॉस रेयस था जिसने उसके पिता को मार डाला। वह सोने की चेन दिखाता है जो वह हमेशा पहनता था, जिसे बेनी ने उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना होने पर उपहार में दिया था। सैंटोस बनाम ला टेटोना मेंडोजा 2012। पुलिस अधिकारी आवाज। दीवारें बोलती हैं 2012। कार्लिन। द अराइवल ऑफ कॉनराडो सिएरा 2012। डॉन चैलियो। ब्लेस मी अल्टिमा 2013। नार्सिसो। द लोन रेंजर 2013। जीसस। पुराने मेक्सिको में एक रात 2013। चोलो। जिरोन डी नीबला 2013। वेगा। गैंग फैमिली 2014। कोयोट एस्कॉर्टेक। कैंटिनफ्लास 2014। एमिलियो इंडियो फर्नांडीज। द परफेक्ट डिक्टेटरशिप 2014। अगस्टिन मोरालेस। हेरिबर्टो और डेमेट्रियो 2014। हेरिबर्टो। पतली पीली रेखा 2015। गैब्रियल। हॉट परस्यूट 2015। विसेंट कॉर्टेज। विला एक जुनून का यात्रा कार्यक्रम 2015। अब्राहम गोंजालेज। द अपारिसियो 2015। कैमिलो गुतिरेज। कॉम्पैड्रेस 2016। सनडाउन 2016। पेड्रो। मुझे यह पसंद है लेकिन यह मुझे डराता है 2017। डॉन गुमारो। बेल्जेबुथ 2017। इमैनुएल रिटर। सिंड्रेलो 2017। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2018। द स्कॉर्पियन आवाज अंग्रेजी और लैटिन अमेरिकी स्पेनिश संस्करण। सोनोरा द डेविल्स हाईवे 2018। एमेटेरियो। पाउडर 2019। डॉन मैनुअल। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019। डॉन मैनुअल। द माइटी विक्टोरिया 2021। जैसिंटो द मशीनिस्ट। आत्मघाती दस्ता 2021। मातेओ सुआरेज मेजर जनरल अंग्रेजी और लैटिन अमेरिकी स्पेनिश संस्करण। मेक्सिको लंबे समय तक जीवित रहे 2023। रोसेंडिटो बटा रेगिनिटो बटा ग्रैंडफादर। टेलीविजन द सिल्वर प्लेटेड 2005। कमल बशूर। सेक्स और अन्य रहस्य 2007। विसेंट। उत्तर के नायक 2010। डॉन हसन। ईस्टबाउंड एंड डाउन 2011। 3 एपिसोड। हेक्टर। जीने के लिए झूठ बोलना 2013। जोकिन बैरागान। द स्ट्रेन 2015 से 16। 17 एपिसोड। एंजेल गुज़मैन हटाडो बटा द सिल्वर एंजेल 2। नार्कोस मेक्सिको 2018 से 20। 11 एपिसोड। अर्नेस्टो डॉन नेटो फोंसेका कैरिलो। द कैंडिडेट 2020। 10 एपिसोड। राफेल बौतिस्ता। जेंटिफाइड 2020 वर्तमान 18 एपिसोड। कासिमिरो पॉप मोरालेस। माया एंड द थ्री 2021। कैमाजोट्स आवाज। संदर्भ अर्नेस्टो गोमेज क्रूज 7 नवंबर 1933 6 अप्रैल 2024 एक मैक्सिकन अभिनेता थे जिन्होंने 154 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अपनी मृत्यु के समय वे मैक्सिकन सिनेमा के स्वर्ण युग के अंतिम जीवित सितारों में से एक थे। गोमेज को एरियल पुरस्कार के लिए कई बार नामांकित किया गया था। इनमें एल इन्फिर्नो 2010, एल क्रिमेन डेल पाद्रे अमारो 2002, आर्टुरो रिपस्टीन द्वारा एल इम्पीरियो डेला फोर्टुना 1987, ला विस्पेरा 1983, रिपस्टीन द्वारा कैडेना पेरपेटुआ 1979,
ला वेनिडा डेल रे में उनका अभिनय शामिल है। जूलियन पास्टर द्वारा ओल्मोस 1975 और जोस एस्ट्राडा द्वारा रोजा 1969। गोमेज का 6 अप्रैल 2024 को 90 वर्ष की आयु में मैक्सिको सिटी में निधन हो गया। एक चयनित फिल्मोग्राफी: रीड, विद्रोही मेक्सिको 1973, रूट्स ऑफ ब्लड 1978, विधि का सहारा 1978, गुरिल्ला फ्रॉम द नॉर्थ 1983, द रियल्म ऑफ फॉर्च्यून 1986, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है 1987, सैंडिनो 1990, मिदाक गली 1995, माइकल ब्रूक जन्म 1951, एक कनाडाई गिटार वादक, आविष्कारक, संगीत निर्माता और फिल्म संगीतकार हैं। एक वह रॉक, इलेक्ट्रॉनिका, विश्व संगीत, मिनिमलिज्म और फिल्म स्कोर सहित कई शैलियों में बजाते हैं। दुनिया भर के संगीतकारों के साथ उनके सहयोग ने उन्हें संगीत उद्योग में सबसे अधिक मांग वाले निर्माताओं में से एक बना दिया है। एक टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा में जन्मे ब्रूक लॉस एंजल्स में रहते हैं। वह इन्फिनिट गिटार के निर्माता हैं। 2 आजीविका: ब्रूक ने यॉर्क विश्वविद्यालय में संगीत और इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन किया और ग्रांट एवेन्यू स्टूडियो में एक इंजीनियर के रूप में काम किया, जो तब लानोइस भाइयों के स्वामित्व में था। 2-3 यहाँ उन्होंने ब्रायन एनो, द एज, जॉन हैसेल और हेरोल्ड बर्ड के साथ काम किया। 1985 में उन्होंने अपना पहला एकल एल्बम हाइब्रिड रिलीज किया, जिसमें भारतीय और अफ्रीकी तत्वों वाले वाद्य ट्रैक शामिल थे। 2 एक और उल्लेखनीय सहयोग क्लैन ऑफ ज़ाइमॉक्स के सदस्य पीटर नूटेन 4 AD 1987 के साथ स्लीप्स विद द फिशेस था। उन्होंने यूसु एंडोर के एल्बम सेट, मैरी मार्गरेट ओहारा के एल्बम मिस अमेरिका पर काम किया और नुसरत फ़तेह अली खान के साथ एल्बम मस्ट मस्ट पर सहयोग किया। 2 उन्होंने सिल्वियन और फ्रिप टूर ग्रुप के सदस्य के रूप में दौरा किया, दिसंबर 1993 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में अंतिम संगीत कार्यक्रम के साथ, जिसे एल्बम डैमेज लाइव में प्रलेखित किया गया। 4 उन्होंने एक एकल सेट के साथ संगीत कार्यक्रम भी खोले, जिसमें इन्फिनिट गिटार के साथ प्रभाव और सीक्वेंसर बैकिंग शामिल थी। 1998 में उन्होंने गायक जोस जोस के लिए एक श्रद्धांजलि एल्बम, वोल्कैन ट्रिब्यूटो ए जोस जोस एल्बम का निर्माण किया। 2006 में एकल एल्बम रॉक पेपर सिजर्स जारी किया गया, जिसके बाद 2007 में एक एम्बिएंट रीमिक्स संस्करण जारी किया गया। ब्रूक ने जनवरी के अंत बटा फरवरी 2007 की शुरुआत में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में छोटे स्थानों का दौरा किया। पुरस्कार और सम्मान: उन्हें अपने प्रोडक्शन कार्य और पाकिस्तानी गायक नुसरत फ़तेह अली खान के एल्बम नाइट सॉन्ग में सहकलाकार के रूप में 1996 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 7 ब्रूक के इनटू द वाइल्ड साउंड ट्रैक को 2008 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने फिल्म कैप्टिव 1986 के लिए द एज के साउंड ट्रैक में भी योगदान दिया। ब्रूक के इन्फिनिट गिटार को बाद में U2 के द जोशुआ ट्री 1987 में द एज द्वारा उपयोग किया गया। 2 उनके द्वारा संगीतबद्ध 2 फिल्में, ब्रुकलिन और एलोफ्ट, का प्रीमियर 2015 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 8 उन्होंने 2011 में द फाइटर और 2013 में द वॉव के लिए एस्कैप पुरस्कार जीते। उन्होंने 2011 में एल इन्फिनो के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए हवाना फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीता। 9 चयनित डिस्कोग्राफी: स्टूडियो और लाइव एल्बम। वर्ष कलाकार शीर्षक विवरण: 1985 माइकल ब्रूक, ब्रायन एनो और डैनियल लैनोइस के साथ हाइब्रिड। रिलीज तिथि 26 जुलाई 1985। लेबल संस्करण इजी EGED 41। प्रारूप ALP CD। 1986 जॉन हैसेल पावर स्पॉट। रिलीज 29 सितंबर 1986। लेबल ECM 1327। प्रारूप ALP CD। जोकिन कोसियो ओसुना जन्म 6 अक्टूबर 1962, एक मैक्सिकन अभिनेता और कवि हैं। उन्हें मैक्सिकन एकेडमी ऑफ फिल्म एरियल अवार्ड्स के लिए 4 बार नामांकित किया गया है। 2016 में द थिन येलो लाइन में गैब्रियल के रूप में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एरियल पुरस्कार जीता। उन्हें मटांडो काबोस 2004 में रूबेन
मस्कारिटा, क्वांटम ऑफ सोलेस 2008 में जनरल मेड्रानो, एल इन्फिर्नो 2010 जैसी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह एंजेल गुज़मैन हर्टाडो, द स्ट्रेन 2014 में सिल्वर एंजेल थे। 2017 एल इन्फिर्नो में यूफेमियो, एल कोचलोको, माता, नार्कोस में अर्नेस्टो फोंसेका कैरिलो, मेक्सिको 2018 से 2021 और द सुसाइड स्क्वाड 2021 में मेजर जनरल माटेओ सुआरेस। जीवन और कैरियर। 2017 में कोसियो ने अपने नाटकीय करियर की शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में की थी। उन्होंने 2001 में 38 साल की उम्र में फिल्म द ब्लू रूम से स्क्रीन पर डेब्यू किया। और तब से उन्होंने 40 से अधिक फीचर फिल्मों और टेलीविज़न शो 2016 तक में भाग लिया है। कोसियो ने हेक्टर नाम का एक किरदार निभाया जो HBO कॉमेडी ईस्टबाउंड एंड डाउन में एक मल्टी एपिसोड भूमिका थी। उन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस में मुख्य खलनायकों में से एक जनरल मेड्रानो की भूमिका निभाई। और ओलिवर स्टोन की गंभीर थ्रिलर सैवेज में बेनिक्यो डेल टोरो के साथ अभिनय किया। कोसियो रॉबर्ट डुवेल की ए नाइट इन ओल्ड मैक्सिको और डिज्नी की 2013 की फिल्म द लोन रेंजर में दिखाई दिए। 2015 में उन्होंने गुइलेर्मो डेल टोरो के 17 एपिसोड के लिए एंजेल गुज़मैन हर्टाडो, द सिल्वर एंजेल की भूमिका निभाई और चक होगन ने वैम्पायर हॉरर एफएक्स टेलीविज़न श्रृंखला द स्ट्रेन 2014 से 2017 बनाई। उन्होंने 2018 में नार्कोस, मेक्सिको में डॉन नेटो की भूमिका निभाई। उन्होंने 2020 से 2021 तक नेटफ्लिक्स के जेंटिफाइड में कासिमिरो पॉप मोरालेस की भूमिका निभाई। पुरस्कार। उन्हें मैक्सिकन एकेडमी ऑफ फिल्म एरियल अवार्ड्स के लिए 4 बार नामांकित किया गया है। 2005 में मैक्सिकन बॉक्स ऑफिस पर हिट मटांडो काबोस में प्यारे और निर्दयी मस्कारिटा के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के एरियल पुरस्कार के लिए 5 और फिर 2011 में फिल्म एल इन्फिर्नो में अपने काम के लिए 5 पास्टोरेला में उनके काम के लिए उन्हें 2012 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के एरियल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2016 में उन्होंने अंतर द थिन येलो लाइन में गैब्रियल के रूप में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एरियल पुरस्कार जीता। 5 फिल्मोग्राफी। पतली परत, द ब्लू रूम 2002, मास्टर बिल्डर 2 में से एक 2002, अंकल लुइस, सिन टन्नी सोनिया 2003, कोरोनेल एस्टोरगा, किलिंग काबोस 2004, रूबेन मस्कारिटा, हुगूल 2004, लघु द कमांडमेंट, हम सभी प्रशंसक हैं 2004, लघु एपोस्टाडोर, द अदर जोसेफ 2005, लघु एक अद्भुत दुनिया 2006, ट्रम्प, साइड इफेक्ट्स 2006, ड्राइवर, द इल्यूमिनेटेड ब्लड 2007, यशाया, सच्चा जुनून 2007, लघु, राष्ट्रीय सुरक्षा 2007, हेक्टर गैस्का, सेलो 2008, एजेंट सालास, टीओस जर्नी 2008, मल्लियो, अरंकेम लाविदा 2008, जुआन, क्वांटम ऑफ सोलेस 2008, जनरल मेड्रानो 6, रूडो वाई कर्सी 2008, अर्नुल्फो, बैकयार्ड 2009, पेराल्टा, मुझे आपकी परवाह है और आप 2009, द डेड सी 2010, आर्टुरो, इट हैपेंड इन ए डे 2010, जुआन, सेगमेंट, उस आदमी की कहानी जो कभी कंसलेरो नहीं था, राष्ट्रीय सुरक्षा 2010, हेक्टर गैस्का, हेल 2010, एल कोचलोको, उन्होंने आपको लॉरा से मिलवाया 2010, ग्वाडालूप, सेविंग प्राइवेट पेरेज 2011, रोजालियो मेंडोजा, रात और दिन के बीच 2011, एक बेहतर जीवन 2011, ब्लास्को मार्टिनेज, पास्टोरेला 2011, एजेंट जीसस जुआरेज, जुआन एस्कोपेटा की क्रांति 2011, जुआन एस्कोपेटा, आवाज, मार्सेलो 2012, निको, सैवेज 2012, द ब्लू,
सबीना रिवास का असामयिक और संक्षिप्त जीवन 2012 बुरोना 2009 में उन्होंने मनोवैज्ञानिक अपराध थ्रिलर अमोर डोलर वाई वाइसवेर्सा में लियोनार्डो सर्गलिया के साथ अभिनय किया। यह नाटक एक महिला वास्तुकार के बारे में है जो एक होनहार सर्जन की मंगेतर की हत्या में शामिल है, जिसने कथित तौर पर उसे बुरे सपने में देखा था। अपराध नाटक मेक्सिको सिटी में फिल्माया गया था और मोरी द्वारा निर्मित है। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली समीक्षा मिली। 10/11/2011 में उन्हें अभिनेता हेक्टर अरेडोंडो और फर्नांडो लुजान के साथ एक्शन ड्रामा वियंटो एन कॉन्ट्रा में मुख्य भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने एक सफल और होनहार सीआईओ की भूमिका निभाई जो एक घोटाले के कारण पुलिस पीछा में अन्यायपूर्ण तरीके से शामिल है। वित्तीय धोखाधड़ी के लिए फिल्म को वार्नर ब्रदर्स द्वारा वितरित किया गया था और आलोचकों द्वारा इसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। नाटक को मेक्सिको सिटी और वैले डे ब्रावो के स्थानों पर फिल्माया गया था। मोरी फिल्म के निर्माता थे। 12 भारतीय फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने उन्हें अपने बेटे बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन के साथ अपनी फिल्म काइट्स के लिए मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया। इसे न्यू मैक्सिको, लास वेगास और लॉस एंजल्स में शूट किया गया था। जुलाई 2008 के अंत तक इसका निर्माण शुरू हो गया और 21 मई 2010 को रिलीज किया गया। मोरी को प्रारंभिक चरण के कैंसर का पता चला था और अब वह गौरवान्वित हैं। वह अभिनेत्री नम्रता सिंह गुजराल द्वारा निर्मित यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट के डॉक्यूड्रामा एक मिनट में अपनी यात्रा के बारे में बात करती हैं। 13 व्यक्तिगत जीवन 1996 में मोरी ने अभिनेता सर्जियो मेयर के साथ रिश्ता शुरू किया, जिनसे उनका एक बेटा सर्जियो मेयर मोरी है, जिसका जन्म 1998 में हुआ। कुछ ही समय बाद दोनों अलग हो गए। 2016 में उन्होंने अभिनेत्री स्टेफनी सिगमैन के भाई बेसबॉल खिलाड़ी केनेथ रे सिगमैन से शादी की। 14 इस जोड़े ने 2017 में तलाक ले लिया। 15 मोरी के बेटे की नवंबर 2016 में एक बेटी का जन्म हुआ, जिससे वह 38 साल की उम्र में दादी बन गईं। 16 फिल्मोग्राफी सोप ओपेरा, सीरीज, फिल्में, थिएटर। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1997 ट्रिक ट्रैक विशेष उपस्थिति। हृदय के उत्तर में विशेष उपस्थिति 1997 से 98 औरत देखो मोनिका सैन मिलन सहायक की भूमिका। 1998 से 99 नीला टकीला अजुल विडाल सोलेदाद नायक। 199900 मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ सांता नायक। 2000 प्रेरणा एलेक्जेंड्रा पतली परत। 2001 प्यार धोखे से प्यार कैरोलिना मोरालेस नायक। 2001 ग्रीज संगीत में नाट्य प्रदर्शन। 2002 वैसलीन उल्टा नाट्य प्रदर्शन। ईर्ष्या मैंने कहा नाट्य प्रदर्शन। 200203 मेरी मोटरसाइकिल पर बैठो नेली नोरिएगा नेली टोलेडो मुख्य प्रतिपक्षी। 200304 महिला की निगाह वापसी मोनिका सैन मिलन सहायक की भूमिका। बेशम प्यार फर्नांडा लीरा नायक। 2004 रूबी पेरेज ओचोआ डे फेरर फर्नांडा मार्टिनेज पेरेज रिवेरा पेरेज नायक प्रतिपक्षी। 2005 नाटक हेलेना अमांडा पतली परत। मेरे भाई की पत्नी जो पतली परत। 2013 में डरबेज ने इंस्ट्रक्शंस नॉट इंक्लूडेड 3 में अभिनय किया और निर्देशन किया, जो अमेरिका और दुनिया भर में सबसे सफल स्पेनिश भाषा की फिल्म थी, जिसने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए $100 मिलियन से अधिक की कमाई की। स्पेनिश भाषा की कॉमेडी ड्रामा अमेरिका में आश्चर्यजनक रूप से $44 मिलियन की हिट बन गई और मैक्सिको में साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म $46 मिलियन बन गई। केवल डेस्पिकेबल मी और आयरन मैन सीक्वल ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया। 4 2016 में डरबेज ने लायंसगेट पेंटेलियन फीचर हाउ टू बी ए लैटिन लवर का निर्माण पूरा किया, जिसमें उन्होंने सल्मा हायेक, रॉब लोवे, क्रिस्टन बेल, रेकल वेल्च, रॉब रिगल, लिंडा लेविन और रॉब ह्यूबेल के साथ अभिनय किया। इसे क्रिस स्पेन और जॉन जैक ने लिखा था और केन मैरिनो ने निर्देशित किया था। डरबेज और उनके निर्माता भागीदार बेन ओडेल द्वारा निर्मित यह फिल्म अमेरिका में 28 अप्रैल 2017 को और मैक्सिको में 5 मई 2017 को रिलीज हुई थी। उद्धरण वांछित 2020 का दशक। डरबेज निर्माता बेन ओडेल के साथ 3 पैस स्टूडियो के साझेदार हैं। 5/6 2021 में
तीन पैस स्टूडियो के माध्यम से उन्होंने यूनिविजन के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 7 और वह और ओडेल 2021 की टेलीविजन सीरीज अकापुल्को के तीन पैस स्टूडियो की ओर से कार्यकारी निर्माता थे, जिसमें डेरबेज ने अभिनय किया था। 6 वह अकादमी पुरस्कार विजेता एप्पल टीवी प्लस फिल्म कोडा में दिखाई दिए, जिसने उन्हें बाकी कलाकारों के साथ मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड दिलाया। 2022 में उन्होंने एंटोनियो फ्लोर्स के रूप में फिल्म द वैलेट में मुख्य किरदार के रूप में शुरुआत की और अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलिंग पुस्तक अरस्तू और डाटे डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स पर आधारित फिल्म में भाग लेंगे। सार्वजनिक छवि। यूजेनियो डेरबेज मेक्सिको के सबसे सफल हास्य अभिनेताओं और निर्देशकों में से एक हैं। उन्हें 2014 में वैराइटी द्वारा दुनिया के एक सबसे प्रभावशाली लैटिन अमेरिकी पुरुष के रूप में मान्यता दी गई थी। 10 मार्च 2016 को डेरबेज ने हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम पर अपने स्टार का अनावरण किया। समारोह में हजारों प्रशंसकों ने भाग लिया। 8 2014 में इंस्ट्रक्शंस नॉट इंक्लूडेड की सफलता के बाद डेरबेज ने पूर्व पेंटेलियन प्रोडक्शन प्रेसिडेंट बेंजामिन ओडेल के साथ साझेदारी करके लॉस एंजल्स में अपनी फिल्म निर्माण कंपनी तीन पास स्टूडियोज की स्थापना की। व्यक्तिगत जीवन। डेरबेज का जन्म मेक्सिको सिटी में हुआ था। वह अभिनेत्री सिल्विया डेरबेज और प्रचारक यूजेनियो गोंजालेज सालास के बेटे थे। यूजेनियो अपने परिवार के साथ लॉस एंजल्स में रहता है। डेरबेज का विवाह अभिनेत्री, मॉडल और पूर्व सेंटिडोस ओपुएस्टोस गायिका एलेसेंड्रा रोसाल्डो से हुआ है। 9 वह मैक्सिकन हास्य अभिनेत्री एस्लिन डेरबेज, उनकी मां गैब्रिएला मिशेल, मैक्सिकन अभिनेता और गायक वधिर डेरबेज, उनकी मां सिल्वाना प्रिंस है। मैक्सिकन अभिनेता जोस एडुआर्डो डेरबेज, उनकी मां अभिनेत्री विक्टोरिया रफो हैं और एताना डेरबेज के पिता हैं। उनकी मां एलेसेंड्रा रोसाल्डो हैं। उनके पास फियोना नाम का एक बुलडॉग है। 10 फिल्मोग्राफी। चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। फिल्में। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1983 एक प्रेमिका की पोशाक के लिए फिल्मी शुरुआत। 1990 सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या चाहते हैं। मैक्सिकन ट्रांसप्लांट यूगेनियो। मॉडल फोटोग्राफर बारबरा मोरी ओचोआ। स्पेनिश उच्चारण BAA एमोजोटिओए। जन्म 2 फरवरी 1978। उरुग्वे में जन्मी मैक्सिकन। एक अभिनेत्री, मॉडल, निर्माता और लेखिका हैं। वह 2004 के टेलीनोवेला रूबी में मुख्य किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं, जो अब तक के सबसे सफल टेलीनोवेलस में से एक है। 2005 से वह कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में मुख्य किरदार के रूप में दिखाई दी हैं, जैसे माई ब्रदर वाइफ 2005, वायोलांचेलो 2008, गुइलेर्मो डेल टोरो द्वारा निर्मित इनसिग्निफिकेंट थिंग्स 2008, काइट्स 2010, कैंटिनफ्लास 2014 और 30 सिंगल एंड फैंटास्टिक 2016। मोरी ने 1992 में 14 साल की उम्र में एक फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में वह एक अभिनेत्री बन गईं जब उन्होंने 1997 में टीवी एस्टेका के साथ स्मैश टीवी हिट मिराडा डे मुजेर में सह-अभिनय किया। फिर उन्होंने टेलीनोवेला अजुल टकीला 1998 में अभिनय किया। वह अब तक की सबसे खूबसूरत मैक्सिकन अभिनेत्रियों में से एक के रूप में कई सूचियों में भी शामिल हुई हैं। 3 जीवन और कैरियर। मोरी का जन्म उरुग्वे में हुआ था। उनके दादा जापानी थे। 4 उनकी मां लेबनानी मूल की है। 5 उनके 2 भाई बहन हैं, अभिनेत्री केन्या मोरी और किंटारो मोरी। जब वह 3 साल की थीं, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। मोरी ने अपना प्रारंभिक बचपन मैक्सिको और उरुग्वे के बीच बिताया और अंततः 12 साल की उम्र में मैक्सिको सिटी में बस गईं। 6 प्रारंभिक कार्य 1992 से 1997। 14 साल की उम्र में वेट्रेस के रूप में काम करते समय एक दिन फैशन डिजाइनर मार्कोस टोलेडो ने उन्हें एक मॉडल के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया। 17 साल की उम्र में वह स्वतंत्र हो गईं और अपने चचेरे भाइयों के साथ रहने लगीं। 7 19 साल की उम्र में उनकी मुलाकात अभिनेता सर्जियो मेयर से हुई, जो बाद में 1998 में पैदा हुए उनके बेटे सर्जियो के पिता बने। 8 उन्होंने कभी शादी नहीं की। बाद में उन्होंने एल सेंट्रो डी एस्टूडियोस डी फॉर्मासियोन एक्टल में अभिनय का अध्ययन किया।
उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत मैक्सिकन टेलीनोवेला अल नॉर्te डेल कोरज़ोन से की। इसके बाद उन्होंने अगले वर्ष कॉमेडी श्रृंखला ट्रिक टैक और मिराडा डे मुजेर में भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए मिराडा डे मुजेर में उनकी भूमिका के लिए उन्हें अपना पहला टीवी वाइनोवेलस पुरस्कार मिला। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। व्यावसायिक सफलता 1998 से 2003। 1998 में मोरी को मॉरिसियो ओचमैन के साथ सहाभिनीत श्रृंखला अज़ुल टकीला में अज़ुल के रूप में पहली प्रमुख भूमिका मिली। एक साल बाद उन्होंने पेरू के अभिनेता क्रिश्चियन मेयर के साथ मियामी में मी मुएरो पोर्टी श्रृंखला फिल्माई। बाद में उन्होंने टेलीमुंडो टेलीनोवेला अमोर डेस्काराडो सहित कई अन्य टेलीनोवेलस में अभिनय किया। 2001 में उन्हें रोमांटिक कॉमेडी इंस्पिरेशन में पहली फिल्म भूमिका मिली। यह फिल्म सिनेमाघरों में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2002 में वह टेलीनोवेला सुबेटे एएमआई मोटो में एक आकर्षक कॉलेज छात्रा के रूप में खलनायिका की भूमिका निभा रही हैं। समेकन 2004 से 2008। 2006 में उनकी मृत्यु हो गई। 2004 में उन्होंने टेलीविसा के साथ अनुबंध किया और रूबी के रूप में अभिनय किया, जो इसी नाम का एक स्मैश टीवी हिट और उच्च श्रेणी का मैक्सिकन सोप ओपेरा था, जिसने उन्हें एक और टीवी वाइनोवेलस पुरस्कार दिलाया। 2005 में उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म ला मुजेर डे मी ब्रदर में जो के रूप में मुख्य भूमिका मिली और उनके पति की भूमिका क्रिश्चियन मेयर ने निभाई, जिनके साथ उन्होंने पहले मी मुएरो पोर्टी में सहाभिनय किया था। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म रोबोट्स के स्पेनिश भाषा संस्करण में अपनी आवाज दी। चिली मैक्सिकन समर्थित फिल्म प्रीटेंडिएंडो में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी, जिसकी आलोचना की गई थी। यूजेनियो गोंजालेज डेरबेज, एक स्पेनिश EWXENJOES, जन्म 2 सितंबर 1961, 2 एक मैक्सिकन अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं। वह कई फिल्मों और टेलीविजन सीरीज में नजर आ चुके हैं, जिनमें द बुक ऑफ लाइफ, द एंग्री बर्ड्स मूवी 2 और कोड़ा शामिल हैं। 2010 के दशक में वह कई अमेरिकी फिल्मों और टेलीविजन सीरीज में दिखाई दिए, जैसे कि जैक एंड जिल, गर्ल इन प्रोग्रेस, रॉब और मिरेकल्स फ्रॉम हेवन। डेरबेज ने अमेरिकी फिल्मों के स्पेनिश संस्करणों में कई पात्रों के लिए स्पेनिश डब प्रदान किए, जिनमें डूलिटल, मुलान, 102 डाल्मेटियन और श्रेक फ्रेंचाइजी शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। डेरबेज का जन्म और पालनपोषण मेक्सिको सिटी में हुआ और उन्होंने कम उम्र में ही अभिनय में रुचि दिखाई। 12 साल की उम्र में उन्हें सोप ओपेरा में एक्स्ट्रा के रूप में पहली भूमिका मिली। उन्होंने 1997 में नो टेंगो माद्रे नामक एक मैक्सिकन सोप ओपेरा के साथ निर्देशन की शुरुआत की। आजीविका। 1980 के दशक। 1980 के दशक की शुरुआत में डेरबेज मैक्सिकन टेलीविजन शो कैचुन कैचुन रारा में नियमित रूप से शामिल होते थे। उन्होंने बच्चों के टेलीविजन शो एन फमिलिया कॉन चैबेलो में भी भाग लिया। उद्धरण की आवश्यकता। 1988 में उन्हें अपना पहला आवर्ती टेलीविजन स्थान मिला जब उन्होंने एनाबेल नामक एक कॉमेडी शो में कई भूमिकाएं निभाईं। 1990 के दशक। 1990 के दशक में डेरबेज फिल्में बनाते रहे। 1992 में उन्होंने वैरायटी शो अल डेरेचो वाई अल डेरबेज की मेजबानी शुरू की। उद्धरण आवश्यक। 1997 में डेरबेज ने नो टेंगो माद्रे नामक सोप ओपेरा में अपने निर्देशन की शुरुआत की। 1999 में डेरबेज ने एक कॉमेडी शो डेरबेज इन क्वांडो शुरू किया। डेरबेज 2000 में कैरिटा डे एंजेल में दिखाई दिए। उन्होंने उस वर्ष कॉम्प्लिसेस अल रेस्केट, ए कॉम्प्लिसेस टू द रेस्क्यू में भी अभिनय किया। 2003 में उन्होंने एक HDRBZ नामक एक टेलीविजन श्रृंखला का निर्माण किया। बाद में उन्होंने हॉस्पिटल एल पैसा, कंट्रीमैन हॉस्पिटल, वेसिनोस, नेबर्स और 2009 में एलासन ला एलेग्रिया डेल होगर का निर्माण किया। वह ला फैमिलिया पी लुचे में अग्रणी व्यक्ति थे। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। डेरबेज उन कुछ मैक्सिकन अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मान्यता अर्जित करने के साथ साथ वाणिज्यिक अमेरिकी फिल्मों में भी अभिनय किया है। उद्धरण वांछित। डेरबेज कई सफल और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें संग्रे डेमी संग्रे शामिल है,
जिसने 2007 में सन्डांस में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता, और उनकी पहली गैर कॉमेडी फिल्म इंडी स्मैश हिट ला मिस्मा लूना, अंग्रेजी में अंडर द सेम मून के रूप में रिलीज, पेट्रिसिया रिगेन द्वारा निर्देशित, एड्रियन अलोंसो और केट डेल कैस्टिलो के साथ। उद्धरण आवश्यक। -2002 में डरबेज और फ्लोरिंडा मेजा ने मिलकर एक सिचडीआरबीजेड नामक एक सिटकॉम बनाया, जो एक निर्माता के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। 2002 में ही डरबेज ने पारिवारिक सिटकॉम ला फैमिलिया पी लूचे का सनिर्माण, सनिर्देशन और अभिनय किया, जिससे डरबेज को मैक्सिकन और लैटिन समुदाय के बीच और पहचान मिली। 2010 के दशक। 2011 में डरबेज ने एडम सैंडलर की जैक एंड जिल में एडम सैंडलर, केटी होम्स और अल पैचिनो के साथ फेलिप की भूमिका निभाई। उन्होंने ईवा मेंडेस के साथ गर्ल इन प्रोग्रेस में भी अभिनय किया, जिसे पेट्रिसिया रिगेन ने भी निर्देशित किया था। यूजेनियो ने सीबीएस सिटकॉम रॉब और ब्रॉडवे पर हेलेन हेस थिएटर में लैटिनोलॉग्स में भी अभिनय किया। उद्धरण वांछित। डरबेज ने सोनी के मिरेकल्स फ्रॉम हेवन में जेनिफर गार्नर, पेट्रिसिया रिगेन द्वारा निर्देशित, के साथ अभिनय किया, और उन्होंने जुआन जे कैम्पानेला द्वारा निर्देशित एनिमेटेड फीचर अंडरडॉग्स में रिको की भूमिका को आवाज दी। बेलो का 25 मार्च 2023 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 10. फिल्मोग्राफी। टीवी शो एन फैमिलिया कॉन चाबेलो, चैबेलो के साथ परिवार में 1967 से 2015। ला क्रियाडा बियन क्रियाडा, अच्छी तरह से पलीभरी नौकरानी, 1970। एल शो डेल लोको वाल्डेस, द क्रेजी वाल्डेस शो, 1971। एल शो डी एलेजांद्रो सुआरेज, द एलेजांद्रो सुआरेज शो, 1972। डिटेक्टिव डे होटल, होटल डिटेक्टिव, 1973 से 1974। ला कैराबिना डी एम्ब्रोसियो, एम्ब्रोसियो का कार्बाइन, 1978। ला कुचुफ्लेटा, द कुचुफ्लेटा, 1995। ला ग्वेरेजा वाई एल्गो मास, द ग्वेरेजा और कुछ और, 1998। ला एस्क्वेलिटा वीआईपी, द वीआईपी स्कूल, 2004। लॉस सिमुल्डोरेस, द सिमुलेटर, 2009। टीवी धारावाहिक क्वेंतो दे नवेदाद, क्रिसमस कहानी, 1999। कैरिटा डे एंजेल, एंजेल फेस, 2000। नवेदाद सिनफिन, एंडलेस क्रिसमस, 2001। अमरते एस मी पेकाडो, तुम्हें प्यार करना मेरा पाप है, 2004। पतली परत। व्याजे अला लूना, 1958। चिस्टेलैंडिया, 1958। नुएवा चिस्टेलैंडिया, 1958। वेल्वे चिस्टेलैंडिया, 1958। एल एक्स्ट्रा, 1962। ब्यूनस नोचे आनो नुएवो, 1964। लॉस रेस डेल वोलेंटे, 1964। एस्क्वेला पैरासोल्टेरस, 1965। लॉस दोस राइवेल्स, 1966। ऑटोप्सिया डे अन फैंटास्मा, 1968। ला प्रिंसेसा हिप्पी, 1968। एल अविसो इनोपोर्टुनो, 1968। बैंग बैंग गलहोयो, 1970। पेपिटो वाई ला लाम्पारा मरावेलोसा, 1971। चैबेलो वाई पेपिटो कॉन्ट्रा लॉस मॉन्स्ट्रुओस, 1973। चैबेलो वाई पेपिटो जासूस, 1973। लॉस पेपेनाडोरेस डे एका, 1982। माचो क्वे लाड्रा नो मुर्दे, 1984। एजेंट 0013, हर्मेलिंडा लिंडा 2, 1986। ला टुम्बा डे मटियास, 1988। डॉस माचोस क्यू लेड्रान नो मुर्डेन, 1988। मी फैंटास्मा वाइयो, 1988। ह्यूवोस डे ओरो, 1993। जेवियर लोपेज रोड्रिग्स, 17 फरवरी 1935 से 25 मार्च 2023, जिन्हें पेशेवर रूप से चैबेलो के नाम से जाना जाता है, एक मैक्सिकन अभिनेता, हास्य अभिनेता, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और बच्चों के संगीत गायक थे। अपने टेलीविजन करियर के अलावा चैबेलो 30 से अधिक चलचित्रों में दिखाई दिए और 30 से अधिक संगीत एल्बम रिकॉर्ड किए। उन्होंने ला कुचुफ्लेटा, ला ग्वेरेजा क्वियर मास, एक और एन फैमिलिया कॉन चैबेलो सहित शो का निर्माण किया, जिनमें से बाद वाला टेलीविसा के कैनाल डे लास एस्ट्रेलास पर हर रविवार सुबह प्रसारित होता था। यह 47 वर्षों तक प्रसारित हुआ और इसमें दर्शकों के लोगों के साथ प्रतियोगिताएं, उपहार और खेल शामिल थे और यह मुख्य रूप से बच्चों के लिए था। 2. यह कार्यक्रम 20 दिसंबर 2015 को समाप्त हुआ।
प्रारंभिक जीवन। जेवियर लोपेज का जन्म 17 फरवरी 1935 को शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। 3 इससे पहले कि परिवार मैक्सिको वापस चला गया और लियोन, गुआनाजुआतो शहर में बस गया। कोरियाई युद्ध के दौरान लोपेज को अमेरिकी सेना में भर्ती किया गया और मैक्सिको लौटने से पहले उन्होंने कैलिफोर्निया में एक सैन्य अड्डे पर सेवा की। अपनी सेवा से लौटने के बाद लोपेज ने डॉक्टर के रूप में काम करने की उम्मीद के साथ चिकित्सा का अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन करते समय उन्होंने टेलीविसा टेलीविजन नेटवर्क के लिए एक सहायक के रूप में काम करना शुरू किया और कभी-कभी अन्य अभिनेताओं के लिए काम किया, जिसके कारण उन्हें चैबेलो का निर्माण करने का मौका मिला। 4 कलात्मक कैरियर। जेवियर लोपेज का करियर वास्तव में तब शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात अभिनेताओं की एक मशहूर जोड़ी से हुई, जिनका नाम था पंसेको वाई गंबाओ। पंसेको रेडियो पर काम करते थे और गंबाओ रामिरो टीवी पर काम करते थे। यह जोड़ी मेक्सिको में पहले से ही जानी जाती थी और उन्होंने चैबेलो को टीवी व्यवसाय की मूल बातें सिखाईं। उद्धरण की आवश्यकता। जेवियर लोपेज को पेप्सी कोला के प्रवक्ता के रूप में उनके चैबेलो चरित्र के रूप में काम पर रखा गया था, जिसके लिए उन्होंने पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका की यात्रा की। अनुबंध के बाद उन्होंने पेप्सी ब्रांड के साथ अपने मजबूत जुड़ाव के कारण खुद को बेरोजगार पाया। उन्हें न्यूयॉर्क शहर में एक शो के लिए उस शुल्क के एक अंश पर काम पर रखा गया था जो वे पहले लेते थे, और टोंगोलेले के साथ 6 महीने के लिए अमेरिका का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने आधे घंटे के दैनिक शो के लिए टीवी पर वापसी के लिए बातचीत की। 5 वह कैंटिफ्लास फिल्म एल एक्स्ट्रा 1962 में पंचिटो के रूप में भी दिखाई दिए। उद्धरण की आवश्यकता। चैबेलो के साथ परिवार में। मेक्सिको सिटी में जार्डिन डे लॉस ग्रांडेस वेलोरेस महान मूल्यों का उद्यान में स्थित चैबेलो के सम्मान में प्रतिमा। यह कार्यक्रम एन फैमिलिया कॉन चैबेलो में उनके चरित्र का एक व्यंग्यात्मक चित्रण है। लोपेज के मन में एक ऐसा शो करने का विचार था जिसमें माता-पिता और बच्चे भाग ले सकें और साथ मिलकर इन सुबहों का आनंद ले सकें। एन फैमिलिया कॉन चैबेलो, इन फैमिली विद चैबेलो, लैटिन अमेरिका में काफी मशहूर है। यह गेम, प्रतियोगिता और उपहारों वाला एक शो है जहां लोपेज टीवी होस्ट की भूमिका निभाते हैं और खुद को चैबेलो नाम के एक बच्चे के रूप में पेश करते हैं। 30 दिसंबर 2012 को इस शो को इसके 44 साल के निर्बाध प्रसारण के लिए गिनीज रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। जेवियर लोपेज को 57 साल से अधिक समय तक चैबेलो चरित्र को चित्रित करने के लिए एक और गिनीज रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। 7 इस कार्यक्रम में शामिल लोग बच्चे और उनके माता-पिता हैं, जिनके साथ चैबेलो बातचीत करते हैं और उन्हें कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। शो के अंत में कैटाफिक्सिया नामक एक प्रसिद्ध प्रतियोगिता होती है। 8 अन्य शो। चैबेलो ने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 30 से ज्यादा एल्बम रिकॉर्ड किए। उन्होंने ला एस्क्वेलिटा वीआईपी और लॉस सिमुलेडोर्स जैसे कई कार्यक्रमों का निर्माण भी किया। 9 मॉ जोएकिम एंटोनियो पुर्तगाल बैप्टिस्टा डी अल्मेडा सीवीआईएच, जन्म 15 मार्च 1957, एक पुर्तगाली अभिनेता हैं। 2 उन्होंने 1982 की एक्शन फिल्म द सोल्जर में एक भूमिका निभाकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और बाद में 1987 की इतालवी फिल्म गुड मॉर्निंग बेबीलोन में एंड्रिया बोनानो की भूमिका निभाने के लिए पहचान हासिल की। उन्होंने 1994 की थ्रिलर क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर में फेलिक्स कॉर्टेज और 1995 की एक्शन थ्रिलर डेस्परेडो में बुचो की भूमिका निभाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। कई सालों बाद वह 2003 और 2004 के बीच फॉक्स थ्रिलर ड्रामा सीरीज 24 में रेमन सालाजार और 2011 की फिल्म फास्ट 5 में हर्नान रेयस की भूमिका निभाने के लिए लोकप्रिय हो गए। कई भाषाओं में पारंगत डी अल्मेडा ने यूरोप और अमेरिका के कई देशों में कई फिल्म और स्टेज प्रस्तुतियों में काम किया है और रेट्राटो डी फैमिलिया, अडाओ ई ईवा और ओ जांगो डी बेकर स्ट्रीट जैसी फिल्मों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। उनकी अन्य प्रसिद्ध फिल्मों में द ऑनरेरी कॉन्सल 1983, ओनली यू 1994, ला कुकराचा 1998, वन मैन्स हीरो 1999, बिहाइंड एनिमी लाइन्स 2001, होर 2004, द डेथ एंड लाइफ ऑफ बॉबी जेर 2007, चे पार्ट 2 2008, द बर्निंग प्लेन 2008 और द गिल्डेड केज 2013
शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डी अल्मेडा का जन्म लिस्बन, पुर्तगाल में हुआ था। 2-3 जोआओ बैप्टिस्टा डी अल्मेडा और मारिया सारा पुर्तगाल के बेटे के रूप में। उद्धरण वांछित 18 वर्ष की आयु में 2 साल तक लिस्बन कंजर्वेटरी स्कूल ऑफ थिएटर एंड सिनेमा में एक थिएटर कोर्स में भाग लेने के बाद 1974 की लोकतांत्रिक क्रांति के बाद कंजर्वेटरी को अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पुर्तगाल छोड़ दिया। उन्होंने 1 साल वियना में बिताया, फिर 1976 में न्यूयॉर्क शहर चले गए जहां उन्होंने ली स्ट्रैसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट प्रदर्शन कला के लिए एक स्कूल में अध्ययन किया। 4 आजीविका। 1980 के दशक। थिएटर से शुरुआत करने के बाद डे अल्मेडा ने 1982 में द सोल्जर में काम करके अपना फिल्मी करियर शुरू किया। उनकी पहली महत्वपूर्ण भूमिका 1983 की फिल्म द ऑनरेरी कौंसल में आई। उन्होंने मियामी वाइस जैसी टीवी सीरीज में काम किया। 5 और 4 साल बाद अपनी सफलता तब हासिल की जब वे गुड मॉर्निंग बेबीलोन में नजर आए, जो पाओलो और विटोरियो तावियानी द्वारा निर्देशित फिल्म थी जिसने 1987 के कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की। 6 भाषाओं में पारंगत होने के कारण डे अल्मेडा ने पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने अभिनय करियर को जारी रखा, जहां उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। 4 1990 के दशक। 1994 में डे अल्मेडा ने टॉम क्लैंसी थ्रिलर क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर में क्यूबा के सैन्य खुफिया विभाग के पूर्व कर्नल फेलिक्स कॉर्टेज की भूमिका निभाई, जिसमें हैरिसन फोर्ड, विलेम डेफो और एनी आर्चर ने सहाभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर शुरुआत की। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने शुरुआती सप्ताहांत में $20.5 मिलियन की कमाई की और कुल बॉक्स ऑफिस राजस्व में $122 मिलियन से अधिक की कमाई की। 6 बाद में 1994 में डे अल्मेडा ने रोमांटिक कॉमेडी ओनली यू में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने जियोवानी नामक एक सुंदर इतालवी व्यवसायी की भूमिका निभाई। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार फिल्म निर्देशक और निर्माता नॉर्मन जूसन ने कहा, "मैंने इस भूमिका के लिए कई अभिनेताओं का साक्षात्कार लिया। एक इतालवी अभिनेता था जो काफी प्रसिद्ध था, जिससे मैं एलए में और फिर न्यूयॉर्क और रोम में मिला, और मैं इटली में कई अन्य इतालवी अभिनेताओं से मिलना चाहता था। जब पिछले साल पतझड़ में प्रोडक्शन पिट्सबर्ग से इटली चला गया तो देश का कोई भी अभिनेता जूसन के लिए सही नहीं लगा, जिससे क्लिच इटालियन जिगोलो, वह व्यक्ति जिससे मिडवेस्ट की महिलाएं हमेशा मिलती हैं।" डे अल्मेडा के साथ साक्षात्कार के बाद जूसन ने याद किया, "कास्टिंग निर्देशक हॉवर्ड फ्यूअर ने कहा, जोआकिम इतना लंबा नहीं है, वह इतना सुंदर नहीं है, वह यहाँ कोई रोसानो ब्राजी नहीं है। मैंने कहा, लेकिन उसकी आवाज सुनो, उसमें मर्दानापन है, खास तौर पर जब वह अपनी आवाज नीचे करता है, फुसफुसाता है, टेबल पर झुकता है और आपको वाइन का एक और गिलास देता है। वह अपनी आवाज से बेहद अंतरंग हो सकता है।" 7 क्रिस्टोफर क्रिस्टोफरसन, 22 जून 1936, 28 सितंबर 2024, एक अमेरिकी गायक, गीतकार और अभिनेता थे। वे 1970 के दशक के आउटलॉ कंट्री आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति थे, जो पॉलिश नैशविले ध्वनि से दूर होकर अधिक कच्ची, आत्मनिरीक्षण शैली की ओर बढ़ रहे थे। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने हॉलीवुड अभिनेता के रूप में भी एक सफल करियर की शुरुआत की। क्रिस्टोफरसन ने अपना पहला एल्बम क्रिस्टोफरसन 1970 में रिलीज किया। उनके गीत लेखन क्रेडिट में मी एंड बॉबी मैकगी, फॉर द गुड टाइम्स, संडे मॉर्निंग कमिंग डाउन और हेल्प मी मेक इट थ्रू द नाइट शामिल हैं, जो सभी अन्य कलाकारों के लिए हिट बन गए। क्रिस्टोफरसन 1985 और 1995 के बीच कंट्री म्यूजिक सुपरग्रुप हाईवेमेन के सदस्य भी थे। उन्होंने अमेरिकी बिलबोर्ड हॉट कंट्री सॉन्ग्स चार्ट पर 12 बार जगह बनाई है। उनके सबसे ज्यादा हिट होने वाले सिंगल्स व्हाई मी और हाईवेमैन हैं, जो क्रमशः 1973 और 1985 में नंबर 1 पर पहुंचे थे। उन्हें 2004 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और 2014 में ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वे कुल 13 नामांकनों में से 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता रहे। एक अभिनेता के रूप में वे सिस्को पाइक 1972, पैट गैरेट एंड बिली द किड 1973, ब्लूम इन लव
1973, एलिस डजंट लिव हियर एनी मोर 1974 और ए स्टार इज बॉर्न 1976 में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने गए। बाद वाली फिल्म के लिए उन्होंने मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। उन्हें फिल्म सॉन्ग राइटर 1984 के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म हेवंस गेट 1980 में उनकी भूमिका के बाद उनके अभिनय करियर में कुछ कमी आई, लेकिन उन्होंने स्टेज कोच 1986, लोन स्टार 1996 और ब्लेड फिल्म ट्रायोलॉजी 1998 से 2004 जैसी फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। जीवन और कैरियर। प्रारंभिक वर्ष और सैन्य सेवा। क्रिस्टोफर क्रिस्टोफरसन का जन्म ब्राउन्सविले, टेक्सास में मैरी एन नी एशब्रुक और लार्स हेनरी क्रिस्टोफरसन, एक यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर कॉर्प्स अधिकारी, बाद में यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स में एक मेजर जनरल, के यहाँ हुआ था। 2. क्रिस्टोफरसन के बचपन के दौरान उनके पिता ने उन्हें एक सैन्य करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 3. क्रिस्टोफरसन अपने पिता की सैन्य सेवा के कारण युवावस्था में अक्सर इधर-उधर घूमते रहे और परिवार सैन मेटो, कैलिफोर्निया में बस गया। 4. 1954 में सैन मेटो हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने लेखक बनने की उम्मीद में पोमोना कॉलेज में दाखिला लिया। उनके शुरुआती लेखन में पुरस्कार विजेता निबंध शामिल थे। द रॉक और गॉन आर द डेज द अटलांटिक मंथली में प्रकाशित हुए थे। ये कहानियां क्रिस्टोफरसन के जुनून और चिंताओं की जड़ों को छूती हैं। द रॉक एक भौगोलिक विशेषता के बारे में है जो एक महिला के रूप से मिलती जुलती है, जबकि बाद वाली एक नस्लीय घटना के बारे में थी। 5. 17 साल की उम्र में क्रिस्टोफरसन ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में वेक द्वीप पर एक ड्रेजिंग ठेकेदार के साथ गर्मियों की नौकरी की। उन्होंने इसे मेरे द्वारा की गई सबसे कठिन नौकरी कहा। 6. क्रिस्टोफरसन ने पोमोना कॉलेज में पढ़ाई की और 1958 में अपना पहला राष्ट्रीय प्रदर्शन किया, जो कॉलेजिएट रग्बी यूनियन, अमेरिकन फुटबॉल और ट्रैक एंड फील्ड में अपनी उपलब्धियों के लिए स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के 31 मार्च के अंक में दिखाई दिया। 7. उन्होंने और उनके सहपाठियों ने 1958 में क्लेरमॉन्ट कॉलेज रग्बी क्लब को पुनर्जीवित किया और यह एक दक्षिणी कैलिफोर्निया रग्बी संस्थान बना हुआ है। क्रिस्टोफरसन ने 1958 में साहित्य में कला स्नातक की डिग्री सुम्मा कम लाउड के साथ स्नातक किया। वह अपने कनिष्ठ वर्ष में फी बेटा कप्पा के लिए चुने गए थे। पोमोना कॉलेज मैगजीन के साथ 2004 के एक साक्षात्कार में क्रिस्टोफरसन ने अपने जीवन में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक सोंटेग को एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में उल्लेख किया। 8. 1958 में क्रिस्टोफरसन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रोड्स छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। 9. उन्होंने मेर्टन कॉलेज में अध्ययन किया। 10. ऑक्सफोर्ड में रहते हुए उन्हें मुक्केबाजी के लिए ब्लू से सम्मानित किया गया। 10. उन्होंने अपने कॉलेज के लिए रग्बी खेला और गीत लिखना शुरू किया। ऑक्सफोर्ड में वह साथी रोड्स विद्वान, कला समीक्षक और कवि माइकल फ्राइड से परिचित हुए। अपने मैनेजर लैरी पार्नेस की मदद से क्रिस्टोफरसन ने क्रिस कार्सन के नाम से टॉप रैंक रिकॉर्ड्स के लिए रिकॉर्ड किया। पार्नेस ब्रिटिश जनता के लिए क्रिस्टोफरसन को ऑक्सफोर्ड में एक यैंक के रूप में बेचने के लिए काम कर रहे थे। क्रिस्टोफरसन उस प्रचार दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए तैयार थे यदि इससे उनके गायन करियर को मदद मिलती, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वह उपन्यासकार बनने के अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करने में सक्षम होंगे। 11. उनके संगीत करियर का यह शुरुआती चरण असफल रहा। 12. 1960 में क्रिस्टोफरसन ने अंग्रेजी साहित्य में भी फिल के साथ स्नातक किया। 10. 13. 14. 1961 में उन्होंने अपनी लंबे समय की प्रेमिका फ्रांसेस फ्रैन माविया बियर से शादी की। 10. कैरियर का आरंभ। नैशविले, टेनेसी में स्थानांतरित होने के बाद क्रिस्टोफरसन ने अपने पूर्व प्लाटून कमांडर की चाची मारिजॉन विल्किन से संपर्क किया, जिन्होंने क्रिस्टोफरसन को अपने प्रकाशन गृह बखौर्न म्यूजिक में साइन किया। विल्किन ने गायक डेव डुडले को अपना गीत टॉकिन वियतनाम ब्लूज पेश किया। 15. समवर्ती रूप से क्रिस्टोफरसन ने कई तरह की अजीबोगरीब नौकरियां कीं, जिनमें बारटेंडर, निर्माण कार्यकर्ता और रेलकर्मी शामिल थे।
15 बाद में उन्होंने कोलंबिया रिकॉर्ड्स के लिए एक चौकीदार के रूप में काम किया, जिससे उन्हें कलाकारों से सीधे बात करने और रिकॉर्डिंग सत्रों के दौरान उपस्थिति की संभावना मिली। 16 अपने दूसरे बच्चे के अन्न प्रणाली की समस्याओं के साथ पैदा होने के बाद क्रिस्टोफरसन ने लुइसियाना के लाफायट में पेट्रोलियम हेलीकॉप्टर्स इंटरनेशनल फी में काम किया। मैक्सिको की खाड़ी में तेल रिगों से श्रमिकों को लाने ले जाने के दौरान वह अक्सर नए गीत लिखते थे। सप्ताहांत में वह नैशविले लौट आते थे और अगले सप्ताह वे लुइसियाना लौटने से पहले शहर भर में गीतों को पेश करते थे। 17 यात्राएं क्रिस्टोफरसन को थका देती थीं। उनके बच्चे कैलिफोर्निया में फ्रैंक के साथ रह रहे थे और उन्हें लगा कि एक गीतकार के रूप में उनका करियर विफल हो रहा है। फी ने उन्हें शराब की बढ़ती खपत के लिए भी फटकार लगाई। उसी सप्ताह नैशविले लौटने पर 16 क्रिस्टोफरसन को पता चला कि उनके 3 गाने रिकॉर्ड किए गए थे। 1995 में डी अल्मेडा रॉबर्ट रॉड्रिग्स की एक्शन थ्रिलर डेस्परेडो में एंटोनियो बैंडेरस और सल्मा हायेक के साथ दिखाई दिए। यह फिल्म रॉड्रिग्स की स्वतंत्र फिल्म एल मारियाची की अगली कड़ी और मैक्सिको ट्रिलॉजी में दूसरी प्रविष्टि है। जोएकिम डी अल्मेडा मुख्य खलनायक बुचो का किरदार निभाते हैं, जो एक अमीर लेकिन लापरवाही से खून का प्यासा ड्रग किंगपिन है, जो एक घटिया मैक्सिकन सीमावर्ती शहर पर शासन करता है। 8 डी अल्मेडा ने 1994 में जूलिया की मौत के बाद राउल जूलिया की जगह बुचो की भूमिका निभाई। डेस्परेडो को 1995 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था। 9 उन्होंने अपनी अगली फिल्म 1995 के पुर्तगाली ड्रामा अडाओ ई ईवा एडम एंड ईव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पुर्तगाली गोल्डन ग्लोब जीता। 1997 में वे मिनी सीरीज नोस्ट्रोमो में दिखाई दिए और लुइस गैल्वाओ टेल्स के नाटक एलिस महिला में अभिनय किया। 11 अगले वर्ष उन्होंने जैक पेरेज थ्रिलर ला कुकाराचा 1998 में एरिक रॉबर्ट्स के साथ सहअभिनय किया। फिल्म का प्रीमियर ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसने फीचर फिल्म अवार्ड जीता। 2001 में डे अल्मेडा ने ब्राजीलियाई कॉमेडी ओ ज़ांगो डे बेकर स्ट्रीट में अभिनय किया, जहां उन्होंने महान ब्रिटिश जासूस शर्लक होम्स की भूमिका निभाई। यह फिल्म 1995 में प्रख्यात ब्राजीलियाई लेखक अभिनेता उद्यमी जो सोरेस द्वारा लिखी गई एक किताब पर आधारित है, जो शर्लक होम्स और उसके वफादार दोस्त डॉक्टर वॉटसन से जुड़े एक मामले के बारे में है, जिन्हें अपने प्रेमी के स्वामित्व वाले अमूल्य स्ट्राडिवेरियस के चोर को खोजने के लिए ब्राजील के सम्राट पेड्रो टू द्वारा आमंत्रित किया जाता है। डे अल्मेडा के प्रतिष्ठित काल्पनिक चरित्र के उत्कृष्ट चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एक और पुर्तगाली गोल्डन ग्लोब दिलाया, जो उनका तीसरा था, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिनेमा ब्राजील ग्रांड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उद्धरण वांछित 2001 में उन्होंने नाटो की नौसेना बलों के कमांडर एडमिरल जुआन मिगुएल पिकेट के रूप में युद्ध फिल्म बिहाइंड एनिमी लाइन्स में सहायक भूमिका मृकोंजिक ग्रेड घटना पर आधारित यह फिल्म एक अमेरिकी नौसेना उड़ान अधिकारी की कहानी पर केंद्रित है, जिसका किरदार ओवेन विल्सन ने निभाया है, जिसे बोस्निया के ऊपर गोली मार दी गई थी, जो बोस्नियाई संघर्ष के दौरान एक नरसंहार का पर्दाफाश करता है। 2004 में उन्होंने डेरिल हन्ना और डेनिस रिचर्ड्स के साथ यो पुटा में अभिनय किया, जो एक गंभीर डॉक्यूमेंट्री शैली की वेश्यावृत्ति की कहानी है। 13 जिसमें वास्तविक जीवन की वेश्याओं के साक्षात्कार शामिल हैं, जो कि स्पेनियार्ड इसाबेल पिसानो की एक बेस्ट सेलिंग किताब पर आधारित है, जो एक लड़की के सेक्स व्यवसाय में धीरे धीरे उतरने की कहानी बताती है। 14 उसी वर्ष वह 24 के कलाकारों में रेमन सालाजार के रूप में शामिल हुए, जो एक ड्रग कार्टेल का क्रूर नेता है, जिसे जैक बाउर द्वारा जेल में डाल दिया जाता है और बाद में जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। 2007 में जोएकिम डी अल्मेडा ने एंटोनियो क्वाद्री की एल कोराज़ोन डे ला टिएरा में बैकसेटर नामक एक क्रूर फोरमैन की भूमिका निभाई, जो एक सामाजिक विवेक के साथ एक मादक रोमांस है। 15 बाद में 2004 में डी अल्मेडा ने रोमांटिक ड्रामा ला कुचिना में माइकल नामक एक स्पेनिश में फोटो पत्रकार को चित्रित किया, जो कई अलग अलग कहानियों के बारे में एक फिल्म थी, जिसमें जोड़े, दोस्त और सहयोगी खाना पकाने और दोस्ती करने की एक रात के लिए मिलते हैं। 16 2008 में उन्होंने चे पार्ट 2 में अभिनय किया, जो अर्जेंटीना के डॉक्टर से अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी बने अर्नेस्टो ग्वेरा के बारे में एक जीवनी फिल्म थी।
डी अल्मेडा ने राष्ट्रपति रेने बैरिएंटोस की भूमिका निभाई, जो एक पूर्व बोलिवियाई राजनेता थे जिन्होंने 1964 में अपने देश के उपराष्ट्रपति और 1964 से 1969 तक इसके राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उद्धरण आवश्यक। उसी वर्ष बाद में डे अल्मेडा द बर्निंग प्लेन में निक मार्टिनेज नामक स्थानीय व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए, जिसमें चार्लीज थेरॉन और किम बेसिंगर भी थे। उन्होंने एनिमेटेड शो द बैटमैन के लिए खलनायक बैन की आवाज के रूप में भी अपनी आवाज दी और शो में अपनी सभी प्रस्तुतियों में अपनी भूमिका को दोहराया, सिवाय एक में जिसमें रॉन परलमैन ने एक पंक्ति के लिए चरित्र की आवाज दी। उद्धरण वांछित। 2010 के दशक। 16 जुलाई 2010 को डी अल्मेडा को जस्टिन लिन द्वारा निर्देशित और विन डीजल, पॉल वॉकर और ड्वेन जॉनसन द्वारा सहअभिनीत 2011 की एक्शन फिल्म फास्ट 5 में मुख्य प्रतिपक्षी हर्नान रेयस की भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी। 17 फिल्म ने लॉन्च की आधी रात के शो के दौरान $3.8 मिलियन की कमाई की, जो यूनिवर्सल टाइटल और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के लिए अब तक की सबसे अच्छी शुरुआत थी। 18 फास्ट 5 30 मई 2011 को प्रतिस्थापित होने से पहले 15 दिनों तक 2011 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 19 2013 और 2020 के बीच डी अल्मेडा ने द गिल्डेड केज, अवर ब्रांड इज क्राइसिस, द हिटमैन बॉडीगार्ड और डाउनसाइजिंग में अभिनय किया। 2016 की शुरुआत में डे अल्मेडा ने यूएसए नेटवर्क क्राइम ड्रामा क्वीन ऑफ द साउथ में ड्रग किंगपिन डॉन एपिफानियो वर्गास के रूप में 2 सीजन के लिए अभिनय किया, जिसमें एलिस ब्रागा भी शामिल थीं। उन्होंने डॉन एपिफानियो के अपने चित्रण के लिए 2017 और 2018 दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में इमेजन अवार्ड्स के लिए नामांकन प्राप्त किया और सीजन 2 के अंतिम एपिसोड में ब्रागा के चरित्र द्वारा चरित्र को मार दिए जाने के बाद अल्मेडा सीजन 3 के दौरान भी दिखाई दिए। शो ने 2021 में अपना 5वां सीजन पूरा किया। पतली परत। अगले कई सालों तक क्रिस्टोफरसन ने अभिनय पर ध्यान केंद्रित किया। वह जीन है मैन के साथ सिस्को पाइक 1972 में दिखाई दिए, पॉल मज़स्की द्वारा निर्देशित ब्लूम इन लव 1973, 3 सैम पेकिम्पा फिल्में, पैट गैरेट एंड बिली द किड 1973, ब्रिंग मी द हेड ऑफ अल्फ्रेडो गार्सिया 1974 और कॉनवॉय 1978 और बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ माइकल रिची की सेमीटफ 1977। उन्होंने मार्टिन स्कॉर्सेसे की एलिस डजंट लिव हियर एनी मोर 1974, विजिलेंट फोर्स 1976, द सेलर हु फेल फ्रॉम ग्रेस विद द सी 1976 और बारबरा स्ट्रीसंड के साथ रोमांटिक ड्रामा ए स्टार इज बॉर्न 1976 में अभिनय जारी रखा, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताकत के चरम पर क्रिस्टोफरसन ने विलियम फ्राइडकिन की सोरसेर 1977 और रोमांटिक युद्ध फिल्म हनोवर स्ट्रीट 1979 को ठुकरा दिया। स्ट्रीसैंड के साथ अपनी सफलता के बावजूद क्रिस्टोफरसन का एकल संगीत कैरियर उनके गैरचार्टिंग नवे एल्बम शेक है एंड्स विद द डेविल के साथ नीचे की ओर चला गया। उनकी अगली फिल्म 2 भाग 1979 एनबीसी टीवी मूवी फ्रीडम रोड को अच्छी रेटिंग नहीं मिली। उद्धरण की आवश्यकता। क्रिस्टोफरसन को अगली बार माइकल सिमिनो की धूमिल और विशाल 1980 की एंटी वेस्टर्न हेवंस गेट में रहस्यमय शेरिफ जेम्स एवरिल की मुख्य भूमिका में लिया गया था। उस समय एक निंदनीय स्टूडियो दिवालियापन और उद्योग बदलने वाली विफलता होने के बावजूद इसने क्रिस्टोफरसन को उनके हॉलीवुड ए लिस्ट का दर्जा खो दिया। फिल्म को बाद के वर्षों में आलोचनात्मक मान्यता मिली। 1981 में उन्होंने एलन जे पाकुला द्वारा निर्देशित रोलओवर में जेन फोंडा के साथ सहअभिनय किया। 1986 में उन्होंने जॉनी कैश के साथ द लास्ट डेज ऑफ फ्रैंक एंड जेसी जेम्स और 1984 में ट्रीट विलियम्स के साथ फ्लैश पॉइंट में अभिनय किया, जिसका निर्देशन विलियम टैनन ने किया था। इसके बाद 1985 में कीथ कैराडाइन और लोरी सिंगर द्वारा अभिनीत नियो नोयर थ्रिलर 1989 में वे चेरिल लैड के साथ फिल्म मिलेनियम में मुख्य पुरुष भूमिका में थे। 1996 में उन्होंने जॉन सेल्स की लोन स्टार में एक भ्रष्ट दक्षिण टेक्सास शेरिफ चार्ली वेड के रूप में सहायक भूमिका निभाई। यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुई। 1997 में उन्होंने स्टीवन सीगल के साथ फिल्म फायर डाउन बिलो में सहअभिनय किया। 1998 में क्रिस्टोफरसन ने वेस्ली स्नेप्स के साथ ब्लेड फिल्म में ब्लेड के गुरु अब्राहम व्हिसलर की भूमिका निभाई।
उन्होंने ब्लेड 2 2002 और फिर ब्लेड ट्रिनिटी 2004 में भूमिका दोहराई। 1998 में उन्होंने वेनेसा विलियम्स और चायने के साथ डांस विद मी में अभिनय किया। 1999 में उन्होंने पेबैक में मेल गिब्सन के साथ सहाभिनय किया। उन्होंने मोलोकाई द स्टोरी ऑफ फादर डेमियन 1999 में रेंचर रूडोल्फ मेयर की भूमिका निभाई। इसके बाद वे 2001 में टिम बर्टन के प्लैनेट ऑफ द एप्स के संस्करण में थे। उन्होंने नॉर्वेजियन फिल्म योहान द चाइल्ड वांडरर 2012 में क्रिस्टोफरसन लंबे समय की दोस्त डॉली पार्टन के साथ जॉयफुल नॉइज में थे। 2013 में क्रिस्टोफरसन ने द मोटर लाइफ में सहाभिनय किया, साथ ही विली नेल्सन और लायल लवेट के साथ एंजल्स सिंग में भी काम किया। 2006 में क्रिस्टोफरसन ने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान क्यूबेक से अमेरिका तक व्हिस्की के चलने के बारे में फिल्म डिसअपियरेंस में जेनेविव बुजॉल्ड के साथ अभिनय किया। 30 जून कार्टर के जरिए क्रिस्टोफरसन ने पहली बार अपने पति जॉनी कैश को मटेरियल पिच करने का प्रयास किया। कार्टर ने डेमो ले लिए, जो अंततः कैश को मिली अन्य सामग्री के ढेर में खो गए। 19 उस समय क्रिस्टोफरसन टेनेसी नेशनल गार्ड के लिए सप्ताहांत में काम करते थे। कैश का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्रिस्टोफरसन ने कैश की संपत्ति में एक हेलीकॉप्टर उतारा। 20 कैश ने अंततः क्रिस्टोफरसन को अपने घर में एक गिटार पुल पार्टी में आमंत्रित किया। कैश प्रभावित हुए और उन्होंने क्रिस्टोफरसन को 1969 के न्यूपोर्ट फोक फेस्टिवल में उनके साथ प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। 21 बकहॉर्न म्यूजिक से असंतुष्ट क्रिस्टोफरसन ने लेबल बदलने का फैसला किया। मॉन्यूमेंट रिकॉर्ड्स के निदेशक बॉब बेकहम फोस्टर प्रभावित हुए और उन्होंने क्रिस्टोफरसन को 2 अनुबंध दिए, एक मॉन्यूमेंट रिकॉर्ड्स के लिए रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में और दूसरा कॉम्बाइन म्यूजिक के लिए गीतकार के रूप में। 10 साल के अनुबंध के लिए क्रिस्टोफरसन को अपने लिखे गीतों वाले 10 रिकॉर्ड जमा करने की आवश्यकता थी। 22 क्रिस्टोफरसन आश्चर्यचकित थे कि उन्हें एक गायक के रूप में साइन किया गया था। उन्होंने उस समय फोस्टर से कहा, "मैं गा नहीं सकता, मेरी आवाज मेंढक जैसी है।" 22 क्रिस्टोफरसन ने बाद में कहा कि बकहॉर्न म्यूजिक ने उन्हें अपनी रचनाओं के डेमो रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं दी थी। 23 1969 में क्रिस्टोफरसन ने पेरू में अपनी पहली मोशन पिक्चर डेनिस हॉपर की द लास्ट मूवी के निर्माण में शामिल होने के लिए नैशविले छोड़ दिया। उनकी अनुपस्थिति में कैश ने अन्य गायकों के साथ क्रिस्टोफरसन के मूल गीतों को बढ़ावा देना जारी रखा। नैशविले लौटने पर क्रिस्टोफरसन को अपनी नई लोकप्रियता का पता चला और उन्होंने मॉन्यूमेंट के लिए अपने डेब्यू एल्बम क्रिस्टोफरसन पर काम करना शुरू कर दिया। 24 उनके प्रबंधक और निर्माता के रूप में फॉस्टर ने क्रिस्टोफरसन की कुछ मूल सामग्री को अन्य कलाकारों को दिए जाने से रोकने का फैसला किया था। नई सामग्री, साथ ही उनके गाने जो पहले से ही अन्य कलाकारों द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे, रिकॉर्डिंग सत्रों में शामिल किए गए थे जो मॉन्यूमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आयोजित किए गए थे। 25 स्मारक ने जून 1970 में क्रिस्टोफरसन को रिलीज किया। क्रिस्टोफरसन ने एल्बम के हर गीत को लिखा या सहलिखा। उन्होंने मारिजॉन के बेटे जॉन बक विल्किन के साथ ब्लेम इट ऑन द स्टोन्स पर सहयोग किया। हालांकि क्रिस्टोफरसन व्यावसायिक रूप से सफल नहीं था, लेकिन इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजल्स टाइम्स के रॉबर्ट हिलबर्न के अनुसार एल्बम देश के संगीत की रोजमर्रा की समस्याओं में पारंपरिक रुचि के साथ गीत परिष्कार को जोड़ने में सक्षम है। 26 संडे मॉर्निंग कॉमेंडाउन की व्यावसायिक सफलता ने गायक के लिए कई उद्योग पुरस्कारों में से पहला नामांकन प्राप्त किया। जॉनी कैश के एकल के गायन ने क्रिस्टोफरसन को नवंबर में सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए अपना पहला कंट्री म्यूजिक एसोसिएशन पुरस्कार दिलाया। 27 1972 ड्रिपिंग स्प्रिंग्स रियूनियन में रीटा कूलिज के साथ क्रिस्टोफरसन। मॉन्यूमेंट के लिए क्रिस्टोफरसन का अगला एल्बम 1971 का द सिल्वर टंग्ड डेविल एंड आई था। उन्होंने एल्बम के 10 गानों में से 9 लिखे, जिनमें एकल लविंग हर वाज ईजियर देन एनीथिंग आई विल एवर डू अगेन भी शामिल है। उन्होंने द टेकर पर गीतकार शेल सिल्वरस्टीन और एपिटाफ ब्लैक एंड ब्लू पर कीबोर्डिस्ट डॉनी फ्रिट्ज के साथ सहयोग किया। एल्बम में बॉबी बेयर के गुड क्रिश्चियन सोल्जर का कवर भी शामिल था। लविंग हर वाज ईजियर देन एनीथिंग आई विल एवर डू अगेन बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 46 और एडल्ट कंटेम्परेरी पर नंबर 4 पर पहुंच गया। एक साल बाद मॉन्यूमेंट ने अपना तीसरा एल्बम बॉर्डर लॉर्ड जारी किया।
क्रिस्टोफरसन के 1972 के चौथे एल्बम जीसस वाज ए कैप्रिकॉर्न की शुरुआत में बिक्री धीमी रही, लेकिन तीसरा एकल वहाई मी सफल रहा और एल्बम की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसकी 1 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं और 8 नवंबर 1973 को RIAA द्वारा गोल्ड डिस्क से सम्मानित किया गया। 28। तो दोस्तों बात कर ली जाए इसके पिछले पार्ट के बारे में, तो वो हमें देखने को मिला था 3 सितंबर 2010 को, और उसमें जो कलेक्शन दिया था वो बेहतरीन था। 6.7 मिलियन के 2010 के अंदर बेहतरीन कलेक्शन इसे माना जाता था, और 146 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ थी। बाकी इसका पार्ट 2 भी हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको जितनी भी अपडेट हो सकती थी वो मैंने आपको बताई। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।